जरा कल्पना कीजिए कि किसी के पास ना एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें से हर बार मतलब जब भी वो इंसान कहे कि मैं इस काम को कल करूंगा तो उस अकाउंट से 10,000 रुपए अपने आप कट जाते हैं। बाप रे, ये तो मतलब एक हफ्ते के अंदर ही इंसान पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा। एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है कि पैसों के साथ तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, राइट? कोई नहीं होने देगा। लेकिन जब बात हमारी अपनी क्षमता की आती है, हमारे समय और भविष्य की आती है, तो हम रोज लिटरली यही करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम बस उसे एक जादुई पल का इंतजार करते रहते हैं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, मौसम अच्छा होगा और अंदर से एक आवाज आएगी कि हाँ, अब काम करते हैं। और वो जादुई पल कभी नहीं आता। अगर हम इसे साइकोलॉजी के नजरिए से देखें ना, तो ये परफेक्ट मूड की तलाश कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हमारे दिमाग की एक बहुत ही चालाक चाल है। चालाक चाल मतलब? हाँ, क्योंकि दिमाग का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि वो ऊर्जा बचाना चाहता है। आज के इस डीप डाइव में हम जो सोर्सेस खंगाल रहे हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे हमारा अपना न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हमारे खिलाफ काम करता है, खास तौर पर तब जब हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। हमारे पास आज जो सोर्सेज हैं वो साइकोलॉजी और सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन के एकदम एक्सट्रीम लेवल पर आधारित हैं। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये जो मोटिवेशन है जिसके पीछे दुनिया भाग रही है वो असल में काम क्यों नहीं करती। बिल्कुल। और बहानों के पीछे का असली विज्ञान क्या है, और सबसे जरूरी बात, एक फौलादी अनुशासन की नींव कैसे रखी जाती है। तो सोर्स की शुरुआत में ना एल्बर्ट हवर्ड का एक बहुत ही पावरफुल विचार है। वो कहते हैं कि आत्म अनुशासन का सीधा सा अर्थ है वो काम करना जो जरूरी है जब वो जरूरी है, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। राइट। मूड को तो पूरी तरह से हटा ही दिया गया है यहाँ। एकदम। यहाँ प्रेरणा या मोटिवेशन को लिटरली नकार दिया गया है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं ना, तो मोटिवेशन एक शुगर रश की तरह है। अच्छा, कैसे? जैसे जब हम मीठा खाते हैं तो कुछ पल के लिए जबरदस्त एनर्जी मिलती है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर एक भयानक क्रैश भी होता है। हाँ बिल्कुल। जबकि अनुशासन, डिसिप्लिन एक कॉम्प्लेक्स कार्ब की तरह है जो धीरे धीरे पचता है लेकिन आपको बहुत लंबे समय तक टिकाऊ ऊर्जा देता है। ये एनालॉजी काफी सटीक है शारीरिक ऊर्जा के स्तर पर। लेकिन अगर हम इसके पीछे के मेंटल मैकेनिज्म को समझे ना, तो अनुशासन दरअसल एक मसल यानी मांसपेशी की तरह बर्ताव करता है। ओके, मतलब इसे बिल्ड करना पड़ता है। एग्जैक्टली। जब हम एवोल्यूशन या विकासवाद के नजरिए से देखते हैं तो इंसानी दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रोग्राम्ड है, तुरंत मिलने वाले मजे के लिए, जो तुरंत अच्छा लगे। हाँ, प्राचीन काल में जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसे नहीं पता था कि अगली बार खाना कब मिलेगा। तो जब भी कोई मीठा फल या शिकार मिलता उसे तुरंत खा लेना उनके जिंदा रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था। राइट, मतलब वो फ्यूचर के लिए सेव करके नहीं रख सकते थे। बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हमारे पास खाने या आराम की कोई कमी नहीं है, फिर भी दिमाग का वो जो आदिम हिस्सा है ना, वो आज भी उसी तरह काम कर रहा है। वो जंक फूड खाने को या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने को सर्वाइवल का साधन मान बैठता है। अरे वाह, मतलब हमारा दिमाग हमें ही बेवकूफ बना रहा है। बिल्कुल। और यहीं से सारे बहानों का जन्म होता है, जो सोर्स में एक्सक्यूजाइटिस कहा गया है ना, बहाने बनाने की बीमारी। हाँ, एक्सक्यूजाइटिस। जैसे लोग कहते हैं हालात खराब हैं, या मेरे पास समय नहीं है, या कोई मेरी मदद नहीं करता। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार ये आदत इंसान को एक शिकार, एक विक्टिम बना देती है। विक्टिम मेंटालिटी। राइट। अपनी कहानी का हीरो बनने के बजाय इंसान खुद को एक लाचार पीड़ित मान लेता है, और सोर्स इसका बस एक ही इलाज बताता है, 100% जिम्मेदारी लेना। 100%, कोई लूप होल नहीं। कोई लूप होल नहीं। ये स्वीकार करना कि हर असफलता का कारण इंसान खुद है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जिम्मेदारी लेना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है जिसे हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। ईगो डिफेंस, ओके। हाँ, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को या हालात को दोष देना ना, असल में हमारे अहंकार को उस दर्द से बचाता है जो खुद की कमियों का सामना करने पर होता है। मतलब खुद को आईना देखने से बचने का तरीका है ये। एग्जैक्टली। लेकिन अनुशासन की जो शुरुआत है वो इसी दर्द को सहने से होती है, जिसे हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। यानी आज कसरत करने का दर्द सहना ताकि कल शरीर स्वस्थ रहे। वो असल में दिमाग को ये सिखाने की प्रक्रिया है कि आज का दर्द ही कल की आजादी की कीमत है। वाह, आज का दर्द कल की आजादी है। तो चलिए, जब ये तय हो जाए कि दर्द सहना है और सारे बहाने पीछे छोड़ने हैं, तो अगला और सबसे बड़ा सवाल
दिशा का आता है। डायरेक्शन। क्योंकि बिना दिशा के अनुशासन तो बस एक अंधी दौड़ है ना। बिल्कुल सही बात है। सोर्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही मशहूर अध्ययन का जिक्र किया गया है। उस स्टडी के मुताबिक दुनिया के केवल 3% एलीट लोग ही अपने लक्ष्यों को कागज पर स्पष्ट रूप से लिखते हैं। सिर्फ 3%? सिर्फ 3। और यही 3% लोग बाकी के 97% लोगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा सफल होते हैं। अब यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है और मुझे यकीन है कि कई लोगों के मन में आता होगा। हाँ, बताइए। अगर सिर्फ एक कागज पर लक्ष्य लिख लेने से इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है, जिसमें ना तो कोई पैसा लग रहा है ना ही बहुत ज्यादा मेहनत, तो दुनिया के 97% लोग ऐसा करने से क्यों कतराते हैं? क्या ये असफलता का कोई बहुत गहरा डर है? असफलता का डर इसका सिर्फ एक सतही कारण हो सकता है। असल वजह इंसान के दिमाग की डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में छिपी है। अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग। हाँ, देखिए, जब कोई लक्ष्य सिर्फ ख्यालों में होता है ना, तो वो दिमाग में चल रहे रोजाना के 60,000 से ज्यादा विचारों के शोर में कहीं दब जाता है। राइट, 60,000 विचार, वो तो खो ही जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन जब किसी चीज को कागज पर भौतिक रूप से लिखा जाता है, पेन और पेपर लेकर, तो दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS सक्रिय हो जाता है। एक सेकंड, इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। ये RAS आखिर काम कैसे करता है? तो RAS दिमाग के आधार में यानी ब्रेन स्टेम में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। आप इसे एक फिल्टर की तरह समझ सकते हैं। हमारे आसपास हर सेकंड ना लाखों बाइट्स की सूचनाएं होती हैं, आवाजें, रंग, लोग, अपॉर्चुनिटीज। हाँ, लगातार इंफॉर्मेशन आ रही है। बिल्कुल। अगर दिमाग हर एक सूचना को प्रोसेस करने लगे तो वो तो क्रैश हो जाएगा। इसलिए RAS ये तय करता है कि किस सूचना को हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड तक भेजना है और किसे ब्लॉक करना है। ओके, तो जब हम लक्ष्य लिखते हैं, तो जब लक्ष्य कागज पर लिखा जाता है तो ये RAS के लिए एक डायरेक्ट कमांड बन जाता है। अचानक से वो इंसान उन मौकों को, उन किताबों को और उन रास्तों को देखने लगता है जो पहले भी वहीं मौजूद थे, लेकिन वो फिल्टर आउट हो रहे थे। एग्जैक्टली, वो इग्नोर हो रहे थे। तो लक्ष्य ना लिखने वाले 97% लोग इसलिए पीछे नहीं रहते हैं क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग के सर्च इंजन को कोई कीवर्ड ही नहीं दिया। कमाल का पॉइंट है। तो लक्ष्य लिखना एक तरह से दिमाग के हार्डवेयर को प्रोग्राम करना है। बिल्कुल। और इसी हार्डवेयर को लगातार अपग्रेड करने की बात ना सोर्स में आगे की गई है, जिसे लगातार सीखना या पर्सनल एक्सीलेंस कहा गया है। सोर्स बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी नहीं है, राइट, बल्कि उसकी कमाने की क्षमता, उसकी अर्निंग एबिलिटी है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि ज्यादातर लोग कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ भी नया सीखना बंद कर देते हैं। और ये सीखना बंद करने का सीधा असर हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी पे पड़ता है। वो कैसे? जब कोई रोज अपने फील्ड के बारे में कुछ नया पढ़ता है या अध्ययन करता है ना, तो वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहा होता, वो अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बना रहा होता है। नए कनेक्शंस बन रहे हैं दिमाग में। हाँ, और ये जो कमाने की क्षमता है, ये कोई फिक्स चीज नहीं है। बाजार हर दिन बदल रहा है, तकनीक बदल रही है। जो इंसान खुद को अपग्रेड नहीं कर रहा, वो एक जगह खड़ा नहीं है, वो असल में पीछे जा रहा है। मतलब एस्केलेटर नीचे आ रहा है और आप खड़े हैं तो आप नीचे ही जाएंगे। सही बात। निरंतर सीखना ही इस बात की गारंटी है कि इंसान का दिमाग हमेशा समस्याओं के नए समाधान खोजने में सक्षम रहेगा। और जब इस अपग्रेडेड दिमाग से अर्निंग एबिलिटी बढ़ती है और इंसान पैसा कमाना शुरू करता है, तो एक नई और बहुत ही खतरनाक चुनौती सामने आती है। पैसों को मैनेज करने की। बिल्कुल। आर्थिक अनुशासन। और यहाँ पार्किंसंस लॉ का प्रवेश होता है। पार्किंसंस लॉ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना? ये नियम कहता है कि जैसे जैसे इंसान की आय बढ़ती है, उसके खर्चे भी बिल्कुल उसी रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। मतलब हमने अक्सर देखा है कि लोग कम इनकम की वजह से आर्थिक तंगी में नहीं होते, बल्कि अपने वित्तीय अनुशासनहीनता के कारण होते हैं। एग्जैक्टली। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? इसके पीछे जो विज्ञान है उसे हेडोनिक अडेप्टेशन कहते हैं। हेडोनिक अडेप्टेशन। इसका मतलब है कि जब इंसान की इनकम बढ़ती है ना, तो उसका दिमाग एक नए और महंगे लाइफस्टाइल का आदी हो जाता है। जो चीजें पहले उसके लिए लग्जरी थी, वो अचानक से उसकी जरूरत बन जाती हैं। राइट, मतलब पहले पंखे में सो रहे थे, फिर एसी चाहिए, फिर बड़ा एसी चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा ज्यादा खर्च करना समाज में अपना रुतबा या सोशल सिग्नलिंग दिखाने का एक तरीका बन जाता है, और ये चीज दिमाग को डोपामाइन का एक किक देती है।
तो इंसान उस किक का एडिक्ट हो जाता है। हाँ, इसी वजह से सोर्स में जो आय का 1% बचाने का नियम बताया गया है वो कोई मामूली सेविंग प्लान नहीं है। तो फिर क्या है? वो इस डोपामाइन लूप को तोड़ने का एक मनोवैज्ञानिक सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर, वाह, ये बहुत ही सटीक शब्द है ना? मतलब जब कोई अपनी आय का सिर्फ 1% निकाल कर अलग रख देता है और उसे कभी नहीं छूता, तो वो अवचेतन रूप से सबकॉन्शियसली पार्किंसंस लॉ को चुनौती दे रहा होता है। बिल्कुल। और धीरे धीरे इस 1% को 10% तक ले जाना आय और खर्चे के बीच ना एक मेंटल दीवार खड़ी कर देता है। राइट। और जब हम पैसे और जीवन के प्रबंधन की बात कर रहे हैं ना, तो इसी के पैरेलल एक और अदृश्य लेकिन सबसे मजबूत नींव आती है, चरित्र की, ईमानदारी यानी इंटेग्रिटी। बहुत जरूरी पॉइंट। अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या डाइट फॉलो करना नहीं है, बल्कि तब भी सही काम करना है जब आपको कोई ना देख रहा हो। हाँ, बताइए। तो झूठ बोलना या बेईमानी करना ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे भारी एप्स खुले हुए हों। ओह, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। है ना? बैटरी ड्रेन हो रही है पीछे से। बिल्कुल। इस तकनीकी एनालॉजी के पीछे की न्यूरोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई सच बोलता है तो उसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। सच तो सच है। एग्जैक्टली। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो दिमाग को एक ऑल्टरनेट रियलिटी, एक वैकल्पिक वास्तविकता बनानी पड़ती है। उसे याद रखना पड़ता है कि किससे, कब और क्या झूठ बोला गया था। बाप रे, कितना सारा डेटा स्टोर करना पड़ रहा है। हाँ, और ये जो कॉग्निटिव लोड है, ये दिमाग की बहुत बड़ी मानसिक ऊर्जा सोख लेता है, जिसे हम आम भाषा में मेंटल बैंडविड्थ कहते हैं। सही कहा। तो ईमानदारी कोई सिर्फ मॉरल या नैतिक उपदेश नहीं है, ये चरम उत्पादकता, एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा विज्ञान है। वाह। जिसके बैकग्राउंड में कोई झूठ नहीं चल रहा होता ना, उसकी पूरी मानसिक बैटरी और उसका फोकस सिर्फ उसके वर्तमान काम पर लगा होता है। और जब ये मेंटल बैंडविड्थ पूरी तरह से खाली और फोकस में होती है, तभी इंसान उस चुनौती का सामना कर पाता है जो अनुशासन के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी होती है। और वो दीवार है डर। बिल्कुल, डर। हम अक्सर असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर, या अस्वीकृति का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन के बारे में सुनते हैं। यहां मैं एक नजरिया सामने रखना चाहता हूं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत से लोगों को ये कहते सुनते हैं, यार मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, बहुत कॉमन है। तो क्या ये संभव है कि ये जो व्यस्तता है, ये बिजी होने का नाटक, ये दरअसल किसी गहरे डर को छुपाने का एक बहुत ही फैंसी बहाना हो? मतलब काम से बचने का तरीका? हाँ, मतलब इंसान खुद को उन छोटे और महत्वहीन कामों में उलझाए रखता है जिनका कोई खास रिजल्ट नहीं निकलने वाला, सिर्फ इसलिए ताकि उसे वो बड़ा काम न करना पड़े जहां फेल होने का रिस्क सबसे ज्यादा है। ये साइकोलॉजी की एक बहुत ही गंभीर स्थिति है जिसे प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन कहा जाता है। प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन मतलब काम करते हुए काम टालना। एग्जैक्टली। इंसान का एमिगडाला, जो हमारे दिमाग का डर का केंद्र है, वो उसे उस काम से दूर भागने का सिग्नल देता है जो मुश्किल या चुनौतीपूर्ण है। तो दिमाग एक चालाकी करता है। कैसी चालाकी? वो ईमेल का जवाब देने या अपना डेस्क साफ करने जैसे छोटे छोटे कामों में लग जाता है ताकि उसे ये इल्यूजन, ये भ्रम रहे कि वो काम कर रहा है, लेकिन असल में वो छिप रहा होता है। कमाल है, हम खुद से ही छिप रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, साहस या हिम्मत का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको डर नहीं लग रहा है। साहस का अर्थ है कि आपका नर्वस सिस्टम खतरे का अलार्म बजा रहा है, आपके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वो जरूरी कदम उठा रहे हैं। राइट, एक्शन लेना जरूरी है। और इसी डर से भिड़ने और समय को सही से मैनेज करने के लिए ना, सोर्स में ABCDE मेथड और ईट दैट फ्रॉग सिद्धांत का जिक्र है। ईट दैट फ्रॉग बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। बहुत फेमस है। ये सिद्धांत कहता है कि दिन का जो सबसे मुश्किल, सबसे डरावना और सबसे जरूरी काम है ना, उसे सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए। इसे हम डिसीजन फटीग से भी जोड़कर देख सकते हैं। दिन की शुरुआत में हमारी जो विल पावर होती है, हमारी इच्छा शक्ति, वो सबसे हाई लेवल पर होती है। बिल्कुल, बैटरी फुल होती है। राइट। तो अगर मुश्किल काम सुबह ही खत्म कर लिया जाए तो बाकी का दिन एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि समय ही असल में जिंदगी है। और यहीं पे वर्क एथिक का असली मतलब समझ में आता है। देखिए, किसी दफ्तर में 8 घंटे शारीरिक रूप से मौजूद रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप 8 घंटे काम कर रहे हैं। वो तो बस अटेंडेंस लगाना हुआ। सही बात है। ज्यादातर लोग उन 8 घंटों में गॉसिप, सोशल मीडिया और बार बार ब्रेक लेने के कारण अपना बहुत सारा समय नष्ट कर देते हैं। एक अनुशासित इंसान जब काम करता है ना, तो वो खुद को एक मानसिक
सुरंग, एक टनल में डाल लेता है। टनल फोकस। हाँ, उस टनल फोकस में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, डोपामाइन की कोई तलाश नहीं होती, बस गहरा अनइंटरप्टेड फोकस होता है। लेकिन ये जो टनल फोकस और इच्छा शक्ति है, ये हवा में तो काम करेंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को चलाने वाला जो मुख्य इंजन है वो है हमारा अपना शरीर। हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन नींद और न्यूट्रिशन जैसी बुनियादी चीजों को एकदम इग्नोर कर देते हैं। सोर्स बहुत स्पष्ट रूप से शरीर को एक इंजन की तरह ट्रीट करने की बात करता है। अगर हम इसके पीछे की बायोलॉजी को देखें ना, तो 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना या अपनी डाइट में चीनी को कम करना, ये कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल आवश्यकता है। आवश्यकता है, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जब नींद पूरी नहीं होती तो दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कामकाज धीमा पड़ जाता है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है? यही वो हिस्सा है जो हमारे फैसले लेने, फोकस करने और हमारे इम्पल्स यानी आवेगों को कंट्रोल करने का काम करता है। नींद की कमी इंसान को मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल उसी स्थिति में ले जाती है जैसे उसने शराब पी रखी हो। अरे बाप रे, मतलब सेल्फ कंट्रोल जीरो? हाँ, उसका आत्मनियंत्रण खत्म हो जाता है। जो इंसान अपनी थाली और अपनी नींद को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने जीवन के इतने बड़े लक्ष्यों को कैसे साधेगा? ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है। शरीर के इंजन के साथ साथ ना इंसान को अपने रिश्तों के इंजन को भी सही रखना होता है। रिलेशनशिप्स। सोर्स में सुनने की कला यानी एक्टिव लिसनिंग पर बहुत जोर दिया गया है। राइट। अक्सर क्या होता है कि जब कोई बात कर रहा होता है तो सामने वाला सिर्फ इसलिए चुप रहता है ताकि वो अपना जवाब तैयार कर सके। वो सुन नहीं रहा होता, वो बस बोलने का इंतजार कर रहा होता है। एग्जैक्टली। बिना टोके पूरी बात सुनना और खासतौर पे गुस्से के वक्त अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना, ये एक ऐसा अनुशासन है जो इंसान को उसके अहंकार से, उसके ईगो से आजाद करता है। बिल्कुल। रिश्तों में ज्यादातर टकराव ना इसी वजह से होते हैं कि दोनों पक्ष बस खुद को सही साबित करना चाहते हैं। मैं सही हूँ, तुम गलत हो। हाँ, एक्टिव लिसनिंग के दौरान इंसान को अपनी ये जो मैं सही हूँ वाली फीलिंग है ना, उसे मारना पड़ता है। जब सामने वाले को ये फील होता है कि उसे गहराई से सुना जा रहा है, तो उसका डिफेंसिव रवैया अपने आप कम हो जाता है। ये तो एक बहुत ही हाई लेवल का इमोशनल डिसिप्लिन है। बहुत हाई लेवल का। और इमोशनल डिसिप्लिन की बात करें तो सोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा पुरानी बातों को माफ करने यानी फॉरगिवनेस पर भी फोकस करता है। अक्सर लोग पुरानी दुश्मनियां या किसी कड़वाहट को सालों सालों तक अपने दिमाग में पाल कर रखते हैं। अगर मैं इसे भी एक एनालॉजी से समझाऊं, हाँ प्लीज, तो किसी के प्रति मन में कड़वाहट रखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने दिमाग का सबसे कीमती, सबसे प्रीमियम कमरा किसी ऐसे इंसान को किराए पर दे दे जिससे आप नफरत करते हैं, और वो भी फ्री में। बिल्कुल। और आपकी अपनी प्राथमिकताएं बेचारी फुटपाथ पर सो रही हैं। ये जो कड़वाहट है, ये बहुत सारा मानसिक किराया वसूलती है। ये एनालॉजी ना इस पूरी सिचुएशन के फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से दिखाती है। कैसे? जब कोई पुरानी कड़वाहट को पकड़ कर रखता है तो उसका दिमाग लगातार कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता रहता है। मतलब बॉडी स्ट्रेस में रहती है। हाँ, क्योंकि दिमाग को ये नहीं पता कि वो घटना सालों पुरानी है। दिमाग उसे वर्तमान में इसी पल में जी रहा होता है। वाओ। तो माफी का उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है जिसने आपके साथ कुछ गलत किया। माफी पूरी तरह से अपना मानसिक रैम खाली करने की प्रोसेस है, अपना खुद का सिस्टम क्लियर करना। राइट। जब किसी को माफ किया जाता है तो वो सारी ऊर्जा जो पास्ट में फंसी हुई थी वो वापस प्रेजेंट मोमेंट में लौट आती है और फिर आप उसे प्रोडक्टिविटी में लगा सकते हैं। मतलब फॉरगिवनेस एक्चुअल में एक बहुत ही सेल्फिश, एक स्वार्थी कदम है अपने खुद के भले के लिए। बिल्कुल, 100%। तो अब तक हमने देखा कि कैसे बहानों को छोड़ना है, लक्ष्य लिखकर RAS को कमांड देना है, पैसों और समय को मैनेज करना है, डर का सामना करना है और शरीर और मन दोनों को रीसेट करना है। लेकिन ये सब करने के बाद भी रियल वर्ल्ड में फेल होना तो तय है। कभी ना तभी तो फेलियर आएगा ही। हाँ, वो तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो यहाँ अंतिम सवाल आता है दृढ़ता या जिद का, परसिस्टेंस। जब बार बार असफलता मिल रही हो, दुनिया आपको पागल कह रही हो, तो कोई ये कैसे तय करे कि कब किसी चीज को छोड़ देना चाहिए यानी क्विट करना चाहिए और कब अपनी जिद पर अड़े रहना चाहिए? ये एक बहुत ही बारीक रेखा है। देखिए, असफलता असल में कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो फिर क्या है? या पर्यावरण या मार्केट से मिलने वाला सिर्फ एक फीडबैक है। जब असफलता मिलती है तो आपको ये जांचना होता है कि क्या आपका लक्ष्य गलत है या उस तक पहुंचने का तरीका गलत है, गोल गलत है या मेथड गलत है। एग्जैक्टली। एक अनुशासित इंसान ना अपने लक्ष्य के प्रति बेहद जिद्दी होता है, लेकिन अपने तरीकों को लेकर बहुत लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। मतलब रास्ता बदल लो पर मंजिल नहीं। राइट। अगर एक रास्ता काम नहीं कर रहा तो उसे छोड़ देना समझदारी है,
लेकिन अपनी मंजिल को छोड़ देना वो हार है। और यही बात हमें इस पूरी मास्टर क्लास के सबसे गहरे निष्कर्ष पर ले आती है। जिंदगी में अंततः हमें किसी न किसी प्रकार के दर्द का चुनाव तो करना ही पड़ता है। सोर्स इसे 2 हिस्सों में बांटता है। पहला है अनुशासन का दर्द, जिसका वजन सिर्फ कुछ गुलाम होता है, जैसे सुबह जल्दी उठने का दर्द। हाँ, या किसी पार्टी में ना जाकर अपना काम करने का दर्द, या जंक फूड को मना करने का दर्द। और दूसरा है पछतावे का दर्द, रिग्रेट, जिसका वजन हजारों किलो होता है। ये बहुत भारी होता है। बहुत भारी। ये वो दर्द है जो सालों बाद इंसान को ये सोचने पे मिलता है कि काश उस वक्त मैंने थोड़ा सा अनुशासन दिखा लिया होता। बिल्कुल, ये ऐसा ही है कि अगर आपने आज की आरामदायक जिंदगी चुनी तो आपका भविष्य मुश्किल होगा, और अगर आज आपने मुश्किल जिंदगी चुनी तो भविष्य आसान होगा। सिंपल चॉइस है। हाँ, नो एक्सक्यूज की पूरी फिलॉसफी इसी बात पर टिकी है कि इंसान अपने जीवन की स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में ले ले। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो हमें शॉर्टकट लेने के लिए उकसाता है, तो हम उस प्रोग्रामिंग को तोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली, हम उसे ओवरराइड कर सकते हैं। इस गहरी चर्चा ने निश्चित रूप से उन सारे तंत्रों को स्पष्ट कर दिया है जो हमें पीछे खींचते हैं। अब समय है इस पूरी जानकारी को समेटने का। आज हमने जाना कि अनुशासन ना कोई जन्मजात टैलेंट है, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है जो हर रोज छोटे छोटे चुनावों से बनती है। बिल्कुल सही। लेकिन इसे खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो इस पूरे डीप डाइव को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही वो सारे बहाने अचानक हवा में गायब हो जाएं, जिनका इस्तेमाल हम अब तक करते आए हैं। सारे बहाने? सारे, ना समय की कोई कमी रहे, ना पैसों की दिक्कत हो, ना परिवार की कोई जिम्मेदारी रास्ते में आए, और ना ही मूड खराब होने की कोई शिकायत रहे। सब एकदम परफेक्ट। ओके। तो कल सुबह वो कौन सा सबसे डरावना, सबसे चुनौतीपूर्ण कदम होगा जो आखिरकार इंसान को उठाना ही पड़ेगा? क्या हम वास्तव में अपनी विपरीत परिस्थितियों से भाग रहे हैं, या हम अपनी उस असीम क्षमता से डरते हैं जो ये साबित कर देगी कि हम हमेशा से अपनी मंजिल तक पहुंचने के काबिल थे? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? तो जब अगली बार वो परफेक्ट मूड वाला ख्याल आए तो इस सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी थॉट के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।